नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी हमारे साथ छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की जो भर्ती परीक्षा होने वाली है उसका जो सहकारिता अधिनियम वाला पोर्शन है वो हमारे साथ पढ़ रहे हैं। आज ये इसका लेक्चर 5 है और आज हम पढ़ने वाले हैं समिति के सदस्य, उनके अधिकार, दायित्व तथा विशेषाधिकार पर आधारित जो चैप्टर है वो। ये आप लोगों के 1960 सहकारिता अधिनियम, छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 और 1962 का अध्याय 3 में ये चीज़ वर्णित है। ठीक है, तो आज हम ये चीज़ अध्याय 3 का देखेंगे। इसमें आप लोगों को सहकारिता अधिनियम 1960 और 1962 के अध्याय 3 में समिति के सदस्य, उनके अधिकार, दायित्व तथा विशेषाधिकारों पर चर्चा की गई है। ठीक है, सीधे सीधे चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, सहकारिता अधिनियम 1960 और 1962 आज हम ये दोनों एक साथ पढ़ते चलेंगे, क्योंकि दोनों में कुछ चीज़ें सिमिलर हैं और ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं हैं। तो आप लोगों को दोनों का दोनों देखते चलना है, ठीक है ना। तो दोनों में एक बेसिक अंतर अगर हम देखना चाहें, बेसिक कुछ डिफरेंस देखना चाहें, तो सहकारिता अधिनियम 1960 के अध्याय 3 का ये हिस्सा है ना, और 1962 का भी अध्याय 3 का ये हिस्सा है। सहकारिता अधिनियम 1960 में अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 19 से लेकर धारा 30 तक सदस्यों के अधिकार, दायित्व और विशेषाधिकार की चर्चा की गई है, ठीक है ना। वहीं अगर हम 1962 के अधिनियम को देखें तो इसमें धारा 13 से लेकर धारा 20 तक, धारा 13 से लेकर धारा 21 तक आप लोगों को यहाँ पर सदस्य, उनके अधिकार, दायित्व और विशेषाधिकार की चर्चा की गई है। तो दोनों ही अधिनियमों में जो कॉमन है उसको मैं एक दूसरे के सामने रखूँगा, और जो एक दूसरे से अलग हैं, जो चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो तो हालांकि पूरा अधिनियम इम्पोर्टेंट है, ये पोर्शन, ये अध्याय और इसके आने वाला अध्याय जो संस्थाओं का प्रबंध है वो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों अध्याय को डिटेल में आप लोगों को जानना है कि कौन कौन उसके सदस्य होंगे, उनके अधिकार क्या होंगे, दायित्व क्या होंगे और विशेषाधिकार क्या होंगे, इस बारे में पूरी चर्चा करनी है, ठीक है। तो चलो सीधे शुरू करते हैं। इसके पहले हमारे जो धारा की है उससे, तो सबसे पहले देखते हैं कि 1960 का अधिनियम क्या कहता है कि इसके सदस्य कौन कौन होंगे, है ना। कौन कौन इसके सदस्य होंगे? सहकारी समिति के, यहाँ पर जो भी बात होगी वो सहकारी समिति की होगी, है ना। ये सहकारी समिति कोई भी समिति हो सकती है, जैसा कि मैंने अपनी पिछली कक्षाओं में बताया था। तो सहकारी समिति के सदस्य कौन कौन होंगे? सबसे पहला ये धारा 19 है। धारा 19 में इस चीज़ की चर्चा की गई है। धारा 19 में वही व्यक्ति सदस्य हो सकेंगे जो निम्नलिखित के सिवाय किसी भी व्यक्ति को किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाएगा, जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के धारा 11 के अधीन संविदा करने के लिए सक्षम हो, ठीक है ना। परंतु यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति को जो विद्यार्थियों के फायदे के लिए बनाई गई किसी सोसाइटी में प्रवेश चाहता है, उसे सदस्य के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाएगा, ठीक। दूसरा, किसी ऐसे अवयस्क को जो न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए संरक्षक के मार्फत कार्य कर रहा हो पर ये लागू नहीं होगा, ठीक है ना। ये दो एक्सेप्शन केस है, इसलिए ये आप लोगों को याद रखना है। पॉइंट टू बी रिमेंबर है यहाँ पर कि इन लोगों को इसका जो लाभ है वो मिल जाता है, ये यहाँ पर लागू नहीं होगा, ये चीज़ शब्द आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है ना। इसके बाद इसी के आगे जो पॉइंट 1 है, इसके बाद पॉइंट 2 है। यहाँ पर इस अधिनियम में या नियमों में या किसी सोसाइटी की उपविधियों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी जहां राज्य सरकार ने किसी सोसाइटी की अंश पूंजी में विदाई किया हो, वहां राज्य सरकार का दायित्व उसके द्वारा धारित अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होगा। ये राज्य सरकार की किसी सहकारी समिति में सदस्यता को बता रहा है, ठीक है। ये इसके साथ साथ क के बाद यहाँ पे आप ख देखते हैं, तो ये कोई अन्य सोसाइटी इसका सदस्य होगा, है ना। स्वीकृत नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाएगा यदि वो कोई अन्य सोसाइटी है, ठीक। कोई लोक न्याय जो छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो। ये पूरी का पूरा जो आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्थापित ऐसा फर्म जो अवयस्क व्यक्ति द्वारा न संचालित किया जा रहा होगा, वो चीज़ नहीं होगा।
राज्य सरकार इसका सदस्य नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि कौन कौन इसके सदस्य होंगे और कौन कौन सदस्य इसके नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ आप लोगों के लिए ये वाला पूरा इम्पोर्टेंट ये पेज ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। दूसरा आप लोगों को देखना है कि इस अधिनियम में जो उपविधियों का अंकित मूल्य तक ही सीमित होगा। ये वाला लाइन जो यहाँ पे आ गया है ये यहाँ पर आने था, ठीक है ना। ये क के बाद ये सीधे ख, क के बाद यहाँ से सीधे ये ख आना था। तो ये राइटिंग करते समय ये कॉपी पेस्ट हो गया है, ठीक। क्या है, पिछले कुछ समय से ये चीज़ पिछले जो वीडियो में कमेंट आ रहा था कि सर थोड़ा सा PDF को राइटिंग फॉर्मेट के बजाय आप प्रिंटेड फॉर्मेट में देते तो अच्छा रहता। तो ये आपको हूबहू आप लोगों को मिल जाएगा, कोई समस्या इसमें नहीं होगी। तो आप लोग जैसा का तैसा आप लोगों को पूरा अधिनियम का जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों को पढ़ने के लिए मिल जाता है। अब यहीं पर आप लोगों को जो सहकारिता अधिनियम 1960 में धारा 19 ये बताती है कि सदस्य कौन होगा, लेकिन सहकारिता अधिनियम 1962 के अंतर्गत जो धारा 14 है, धारा 14 ये बताती है कि सदस्यता के लिए क्या क्या होगा, है ना। सदस्यता प्रवेश के लिए पालन करने वाली शर्तें क्या क्या होंगी देख लीजिए। किसी भी व्यक्ति को संस्था के सदस्य के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि, आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि कानून हमेशा नकारात्मक रूप में लिखा गया है कि प्रवेश उनको दिया जाएगा लिख सकता है, लेकिन हमेशा ये चीज़ उल्टे तरीके से लिखा जाता है। क्यों? ताकि कानून इस चीज़ को पूरा अपने तरीके से एक रेक्टिफाई करते हुए चलता है कि ये चीज़ अगर किया तो फिर, और नहीं किया तो क्या होगा। तो अगर ये नहीं किया तो वाली जो बात है ना, तो यहाँ पर इसी चीज़ को पहले लिख देता है कि इनको नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसने संस्था द्वारा निर्धारित रूप में, पंजीयक द्वारा निर्दिष्ट रूप में, यदि कोई सदस्यता के लिए लिखित आवेदन न किया हो। पंजीयक को आवेदन करना अनिवार्य है, ये सीधा साफ सा कहने का इसका तात्पर्य है, ठीक। दूसरा, उसने कम से कम एक हिस्सा ना खरीदा हो। सोसाइटी के अंशधारिता होती है, तो वो कोई एक अंश ना खरीदा हो, या उसने पूर्ण मूल्य का अथवा अंशों में ऐसी मांगों पर, जैसा कि कमेटी अथवा संस्था का साधारण सभा जैसी दशा हो, संस्था की उपविधियों के लिए चुकारा न किया हो। अर्थात सीधी साफ सी बात यही कह रहा है कि किसी भी रूप में उसने कोई अंश ना परचेस किया हो सहकारी समिति के अंदर, तो फिर वो वहाँ पर सदस्य नहीं कहलाएगा, ठीक। तीसरा चीज़ क्या कह रहा है कि उसका आवेदन पत्र कमेटी अथवा संस्था की साधारण समिति द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया होगा तो भी वो सदस्य नहीं बन सकता, ठीक। उसने अगर ये तीनों नियम जो हैं, इसके नियमों के शर्तों को पूरा नहीं किया है तो भी वो सदस्य नहीं बन पाएगा, ठीक। इसने बोल दिया ये तीन तो शर्त जो लिखा है वो लिखा है, इसके अतिरिक्त कोई भी शर्त जो वो पूरा नहीं कर पा रहा है तो वो सदस्य नहीं होगा सोसाइटी का। ये चीज़ समझ आया क्या यहाँ पर। इसके बाद यहीं पर सोसाइटी के सदस्यता की दूसरे कॉलम में देखो 14 क के अंतर्गत लिखा है कि अवयस्कों को सदस्य के रूप में प्रवेश देने की प्रक्रिया क्या होगी। अवयस्क मतलब जो 18 वर्ष से कम का हो, है ना। 18 वर्ष से कम का हो उसको कैसे सदस्यता दी जाएगी उस बारे में चर्चा करते हैं। तो उस बारे में जो 1962 का अधिनियम जो कहता है वो कहता है कि कोई सोसाइटी किसी सदस्य के प्रवेश के लिए उसकी उपविधियों में, ताकि इन नियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए संरक्षक के माध्यम से कार्य करने वाले अवयस्क को सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश दे सकेगी। अगर कोई उसका गार्जियन है तो उसको सदस्यता दे दी जाएगी, ये चीज़ इसमें कहा गया है, ठीक है ना। अगर गार्जियन बोल रहा, गार्जियन ने अपना पूरा नाम पता सबके साथ इसने साइन सिग्नेचरी करके दिया कि मेरे बिहाफ में इसको कर लो, तो फिर उसको जो वहाँ पे सदस्यता दे दी जाएगी, वो अवयस्क है फिर भी, ठीक है ना। ऐसे संरक्षकों के माध्यम से अधिकारों का उपभोग उन दायित्वों के अध्ययन रहते हुए करेंगे जो सोसाइटी की उपविधियों में अधिकथित है। जो सोसाइटी के नियम है उसके अनुसार वो भी कार्य करेगा, जैसा कि एक सामान्य वयस्क सदस्य करता है वैसे ये अवयस्क सदस्य करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को पूरा का पूरा जो अलग अलग जो इसका पूरा सदस्यता का शर्त है वो समझ आ गया दोनों में ही, ठीक है ना। इसी में आगे देखो कि जो 1960 का जो अधिनियम है उसमें सदस्यता के लिए कुछ और चीज़ें कही गई हैं। 1960 की अधिनियम 19 का धारा 19 का 2 का वो कहता है कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों उपविधियों में अंतर्निष्ठ करते हुए कोई व्यक्ति जो इस नियम के उपविधियों के अधीन सदस्य के रूप में स्वीकृत किए जाने के लिए सम्यक रूप से हरित है, ऐसी सोसाइटी की सदस्यता के लिए आवेदन करे तो संबंधित सोसाइटी के बोर्ड के लिए ऐसा आवेदन करने की तारीख से
30 दिनों की कालावधि के भीतर ऐसे आवेदन पर विनिश्चय करने की बाध्यता होगी। ओवरऑल कहना क्या है कि हमको 30 दिन के अंदर ये सारी सदस्यता मिल जाएगी, 30 दिन के भीतर। ठीक है। अब ये चीज़ सर आप बोलोगे कि 1962 में तो ये चीज़ नहीं लिखे, तो 1962 में जो चीज़ें नहीं लिखी हैं वो 1960 की मानी जाएंगी। अर्थात आपको सदस्यता कितने दिन के अंदर मिल जाना है? 30 दिन के भीतर। प्रश्न बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है ये प्रश्न। ठीक, आगे देखो, यदि किसी सोसाइटी का बोर्ड पूर्वोक्त आवेदन पत्र पर उपरोक्त अनुसार विहित अवधि के भीतर विनिश्चय करने में विफल रहता है तो यह समझा जाएगा कि सोसाइटी के सदस्य के रूप में स्वीकृत कर लिया गया है। अगर वो 30 दिन के भीतर निर्णय नहीं ले पाया तो क्या होगा कि उसका जो मेंबरशिप है वो अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, क्या समझ आया क्या? चलो, मेंबरशिप अप्रूव। परंतु रजिस्ट्रार या तो स्वप्रेरणा से या किसी भी समय सोसाइटी या किसी व्यथित व्यक्ति के द्वारा आवेदन दिए जाने पर, जो कि पूर्वोक्त तारीख से 15 दिन के भीतर किया गया हो, ठीक है ना, इस दिन से 15 दिन के भीतर किया गया हो, तथा सोसाइटी से संबंधित अन्य व्यक्ति को युक्त अवसर देने के पश्चात उस तारीख से जिस पर रजिस्ट्रार को आवेदन प्राप्त हुआ हो 45 दिन के भीतर आदेश द्वारा उस व्यक्ति के संबंध में घोषित कर सकेगा कि वह उसमें वर्णित जो भी आदेश है उसको वो समाप्त करता है, कारणों से सदस्यता का पात्र नहीं है। ठीक है ना, ये चीज़ रजिस्ट्रार के पास अंतिम रूप से ये कहना जो चाह रहा है, यहाँ पर तो 30 दिन के भीतर देना है, लेकिन अगर किसी को समस्या है, कोई सदस्यता ले लिया, तो रजिस्ट्रार को लिखित आवेदन देगा। रजिस्ट्रार इसके रजिस्ट्रेशन के 45 दिनों के अंदर 45 दिनों के अंदर इसकी सदस्यता को समाप्त कर सकता है ना, सदस्यता को क्या पात्र नहीं करेगा। ठीक है ना, कारणों से ऐसी सोसाइटी की सदस्यता का पात्र नहीं होगा। ठीक, रजिस्ट्रार अगर बोल दिया कि नहीं है सदस्य के काबिल तो सदस्यता के काबिल नहीं होगा। ये चीज़ मैं आप लोगों को कल भी बताया था, है ना। पंजीकरण के दौरान पूरी जो अनन्य शक्ति है वो रजिस्ट्रार के पास होती है। ठीक, और आगे जाएंगे तो देखेंगे कि रजिस्ट्रार के पास एक सिविल न्यायालय की भी पावर होती है, तो उसको भी हम आगे आने वाले उसमें कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक, चलो आगे देखो क्या लिखा है। धारा 19 का पॉइंट 3, जहां ऐसा कोई विद्यार्थी जो ये फलाने का ना हो, उपधारा के अधीन संविदा के ऐसा वचनबद्ध जो सदस्य के रूप में उस विद्यार्थी के दायित्व के रूप में विहित पाठ्यक्रम में संलग्न होगा। ये क्या बोल रहा है कि विद्यार्थी जो होगा वो सेम टू सेम जो स्टूडेंट होगा, जो अवयस्क होगा, वो सीधे सीधे अपने गार्जियन के सापेक्ष, गार्जियन के साइन के साथ यहाँ पे मेंबर बन सकता है। ठीक है ना, जैसे आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलता रहा होगा स्कूल में, तो स्कॉलरशिप हमेशा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से मिलता है ना। यहाँ पर आप लोगों को जो स्कॉलरशिप है वो आपके बच्चे होने के बावजूद, आप जब 14 साल से कम के थे फिर भी आप लोगों को मिलता था। क्यों? क्योंकि जो स्कॉलरशिप है वो आप लोगों को आपके मम्मी पापा के नाम से अलॉट होता था। ठीक है, तो मम्मी पापा की जो आय है उसके हिसाब से आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलता था। तो सेम यहाँ पर ये चीज़ कहा जा रहा है, कोई भी स्टूडेंट इसका मेंबर तब हो सकता है जब उसके मम्मी पापा उस चीज़ को अलाउ करें। ठीक, चौथा देखो, यहाँ जहाँ किसी व्यक्ति को किसी सोसाइटी में सदस्य के रूप में प्रवेश देने से इनकार कर दिया जाए और तो ऐसे विनिश्चय की तारीख से 30 दिन के भीतर उस सोसाइटी द्वारा उस व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा। 30 दिन के भीतर या तो एंट्री करो या तो फिर व्यक्ति को सूचित करो। ठीक, सीधी साफ सी बात समझ आई क्या? कोई भी सोसाइटी पर्याप्त कारण के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को जो इस अधिनियम के उपबंधों के तथा सोसाइटी के उपविधियों के अधीन सदस्यता प्राप्त करने के लिए सम्यक रूपेण अर्हित हो, सदस्यता प्रदान करने से इनकार नहीं करेगी। मतलब कोई भी व्यक्ति सदस्यता ले सकता है अगर वो सारे नियमों अधिनियमों को पालन कर रहा है तो उसको सदस्यता देना अनिवार्य है। ये चीज़ लिख रहा है ना। नहीं करोगे तो फिर आपको पूरा इनकार को क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा 30 दिन के भीतर उसको बताना पड़ेगा। धारा 6 क्या बोलती है कि व्यक्ति इनकार की तारीख से 90 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को अपील कर सकेगा। आपने मेरे को क्यों इसको हटाया? 90 दिन के भीतर क्या करेगा? अपील कर सकता है जिस व्यक्ति की सदस्यता को क्या बोलते सदस्य के लिए माना नहीं गया है, आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया है। 90 दिन के भीतर अपील किसको करेगा? रजिस्ट्रार को करेगा। ठीक है क्या? यहाँ से ये चीज़ समझ निकल के आ गया। ठीक, 30 दिन के भीतर सूचित कौन करेगा? रजिस्ट्रार करेगा। रजिस्ट्रार 30 दिन के भीतर सूचित करेगा। किसको करेगा? जो आवेदक है, आवेदक को
सूचित करेगा। अगर वो इनकार कर रहा है 30 दिन के भीतर, क्यों करेगा? इफ़ इनकार किया जाए तो, ठीक है ना। अगर इनकार किया जा रहा है तो क्या होगा कि जो रजिस्ट्रार है वो उसको, जो आवेदक है उसको सूचित करेगा 30 दिन के भीतर। 90 दिन के भीतर आवेदक क्या करेगा? 90 दिन के भीतर आवेदक अपील किसको करेगा? रजिस्ट्रार को करेगा। 90 दिन के भीतर आवेदक, पेंसिल कहाँ गया? आवेदक अपील करेगा, किसको करेगा जी? रजिस्ट्रार को करेगा। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है क्या? अभी हम सदस्यता वाला ही जो धारा है वो पढ़ रहे हैं। धारा 19 का उपबंध 7 है ना, क्या कहता है कि रजिस्ट्रार का विनिश्चय अंतिम होगा। रजिस्ट्रार अपना विनिश्चय उसकी विनिश्चय की तारीख से 30 दिन के भीतर पक्षकारों को संसूचित कर देगा, ठीक है ना। तो ये जब भी निर्णय लेगा रजिस्ट्रार को, ये जो अपील आवेदन देगा, अपील जो करेगा, इस अपील के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को निर्णय लेना पड़ेगा और ये 30 दिन के भीतर ये चीज़ बता देगा, ठीक। तो यहाँ पे आप लोगों को 30 दिन और 90 दिन का पूरा चीज़ याद रखना है कि कौन किस तरीके से हो सकता है, कितने दिन के अंदर अपील करना है। 15 दिन, 30 दिन, 7 दिन, पहले ये 7 दिन था, फिर 15 दिन हुआ, फिर अभी 90 दिन है, ठीक है। तो 90 दिन के भीतर ये अपील होना है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। लेटेस्ट वाला 90 दिन है, ठीक है। तो 7 दिन, 15 दिन, 90 दिन ऐसे बोल के ऑप्शन मिलेगा। तो 90 दिन के भीतर आवेदक अपील करेगा। 30 दिन के भीतर इनकार कर रहे हैं तो रजिस्ट्रार आवेदक को संसूचित करेगा। समझ आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सदस्य की निर्हरता। निर्हरता मतलब होता है डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है? डिस्क्वालिफिकेशन होता है कि अगर ये चीज़ नहीं हुआ है ना, ये चीज़ नहीं हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डिस्क्वालिफिकेशन, निर्हरता, डिस्क्वालिफिकेशन। समझ आया क्या? डिस्क्वालिफिकेशन, ये डिस्क्वालिफिकेशन को देखते हैं आप। कोई भी व्यक्ति किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा। मैंने फिर से बोला, कानून हमेशा नकारात्मक भाव से पूरा उसको नेगेटिव उसमें लिखा जाता है। हर कानून आपको ऐसे देखने को मिलेगा, है ना। चाहे आप राष्ट्रपति का अधिनियम देख लो, चाहे किसी का भी अधिनियम देखो, हर जगह पे ये चीज़ नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं, ऐसे चलता है, ठीक है ना। तो इसमें स्टेटमेंट को लेकर डरना मत। इंग्लिश में पढ़ोगे ना तो इंग्लिश में बहुत आसान होता है। इसीलिए जो भारतीय संविधान है और भारतीय कानून व्यवस्था है, इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया है, क्योंकि हिंदी में इतना क्लिष्ट कर देते हैं ये लोग कि पूछो ही मत, ठीक है। चलो नॉर्मल पढ़ते हैं अभी। तो पात्र नहीं होगा, कोई भी सदस्य किसी सोसाइटी का सदस्य नहीं रहेगा। कब नहीं रहेगा? यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया न्याय निर्णीत किया जाने के लिए आवेदक किया गया हो या दिवालिया हो। दिवालिया हो गया होगा तो वो सदस्य नहीं रह सकता किसी भी सहकारी सोसाइटी का, सीधी सी बात। दूसरा क्या है? वह किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो, दंडादिष्ट किया गया हो, मतलब किसी भी प्रकार के उसमें वो दंडित हो, ठीक है ना। परंतु अगर वो ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जो विमुक्त जातियों के उद्धार के लिए अनन्य रूप से बनाई गई या बनाई जाने वाली किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश चाहता हो, ठीक है ना। ऐसी कोई सोसाइटी जो विमुक्त जातियों के लिए हो। अब यहाँ पे विमुक्त जातियाँ क्या है, ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए कॉपी करके ले आया, ठीक है ना। तो विमुक्त जातियाँ क्या है? ऐसी जनजातियाँ जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय समय पर साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस उपधारा के प्रयोजनों से विमुक्त जातियों के रूप में घोषित किया जाता है, ठीक है ना। तो वो जनजाति वर्ग और वो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की उसमें किसी भी सोसाइटी में वो सदस्यता के रूप में सदस्यता ग्रहण कर सकता है यदि वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के किसी धाराओं के अधीन वो संलग्न नहीं हो रहा है तो, ठीक है ना। दंडादिष्ट नहीं किया गया है तो वो चीज़ हो जाएगा, ठीक। वो किसी भी सहकारी सोसाइटी का सदस्य हो सकता है। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा वाला पोर्शन कंप्लीट। यहाँ पे तीसरा वाला देखो, ख, इसी ख का ये पोर्शन है अंदर, इसको जब अंदर वो किया है। यहाँ पे विमुक्त जातियों का जो संबंध है ये आप लोगों का जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 है इससे है ना। किसी को भी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उसके अधीन यदि दंडित किया जाता है तो वो सरकारी सोसाइटी का सदस्य नहीं होगा। ये सीधी सी बात है जो इसमें कहना चाह रहा है, ठीक।
चलो आगे देखो, यदि वह ये 1955 सेम टू सेम वही वाला अधिनियम जो अभी थोड़ी देर पहले बोला के अधीन किसी अपराधी के लिए दंडादेश किया गया है और वह दंडादेश का अवसान होने की तारीख से 6 वर्ष की कालावधि न बीती हो, अगर वो किसी भी SC/ST एक्ट 1989 के तहत यदि वो 1989 1986 वॉट एवर इट इज़, तो उसके अधीन यदि दंडाधित किया गया हो, अगर उसको पनिशमेंट मिला होगा, तो वो उसके 6 वर्ष के भीतर, सपोज दैट अगर किसी को 2014 में SC/ST एक्ट के अधीन अगर किसी को पनिशमेंट मिला है, उसका 6 साल हो, उसका जो आदेश है वो 2020 तक चला है ना, उसको 2020 तक का वो मिला, तो उसको जो सदस्यता है वो 2026 के बाद ही मिल पाएगा, मतलब 2027 में मिल पाएगा, ठीक है ना। 2027 में उसको सदस्यता मिलेगा, ठीक। 2014 से यदि किसी को अपराध वो हुआ, उसको दंड घोषित किया गया है ना, उसके बाद फिर वो 6 साल जेल में रहा। 2020 में वो अपराध से क्या हुआ, समाप्त हुआ, अर्थात अवसान हुआ, तो 2020 में उसकी सज़ा समाप्त हुई। उसके 6 साल बाद, उस तारीख से 6 वर्ष की कालावधि तक, इसके 6 साल बाद ही वो 2027 में सदस्यता के लिए पात्र होगा, है ना। मतलब उसको ये सारी क्वालिफिकेशन पार करनी है। बेसिकली आप लोगों को सदस्यता SC/ST एक्ट की यदि अगर आप सजा याफ्ता हैं, तो आप लोगों को सजा से छूटने के 6 वर्ष बाद ही किसी सोसाइटी के अंदर उसमें जो सदस्यता मिलेगी, ठीक। चलो आगे देखो, वह या उसके कुटुंब का कोई ऐसा सदस्य जो उसके साथ सामान्य हित रखता है, ऐसा कारोबार करता हो कि सोसाइटी द्वारा किए जा रहे कारोबार के समरूप हो, अर्थात जो साहूकारी के बिजनेस में हो। सोसाइटी क्या करती है, साख उपलब्ध कराती है, साख मतलब ऋण उपलब्ध कराती है ना। तो यदि कोई व्यक्ति सेम धंधे में है, अगर कोई सेम फाइनेंस सेक्टर का काम करता है, उसके नाम से कोई फाइनेंस का बिजनेस रजिस्टर है ना, कई लोग प्राइवेट फाइनेंस कंपनी चलाते हैं, तो अगर वो सेम प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के रूप में अगर संचालित कर रहे हैं, तो वो लोग भी इस सोसाइटी के सदस्य नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की दशा में वह कृषि भूमि धारित करने वाला भूस्वामी, मौसमी कृषक या सहकारी पट्टेदार न हो, परंतु 26 अप्रैल 1990 को ऐसी सोसाइटी का कोई सदस्य जो भूमि स्वामी, मौसमी कृषक या सरकारी पट्टेदार नहीं है, ऐसी तारीख से ऐसी सोसाइटी का नाम मात्र का सदस्य होगा। नाम मात्र का सदस्य क्या होता है वो भी आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा। जैसे नाम मात्र के सदस्य हम अपने निर्वाचन जो होता है जनपद में होता है, जिला में होता है, हर जगह पे हम नाम मात्र का सदस्य नियुक्त करते हैं, वैसा ही नियुक्त यहाँ पे भी होता है, ठीक है ना। तो ये उसका सदस्य हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, आगे है धारा 19 का कि बोर्ड की सदस्यता के लिए और प्रतिनिधित्व के लिए जो क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है वो चीज़ है ना। क्या कहना चाह रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ बोर्ड एंड फॉर रिप्रेजेंटेशन, मतलब कितना कौन व्यक्ति किसको किसको क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा, कितना व्यक्ति मतलब कौन सा व्यक्ति कितना चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा, ये इसमें कहने का मतलब है। यहाँ जो सहकारिता का जो सिद्धांत है, सहकारिता का जो सिद्धांत है वो कहता है कि एक व्यक्ति बराबर एक मत, एक व्यक्ति बराबर एक मत, मत को आप एक वोट भी बोल सकते हो, है ना, एक मत या एक वोट, ये सहकारिता का सिद्धांत है। हर व्यक्ति अपने आप में एक पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन देगा, ठीक है ना। तो ये वाला सिद्धांत के लिए यहाँ पे क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, कौन कौन इस चीज़ के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये चीज़ देखो। कोई भी व्यक्ति किसी सोसाइटी के बोर्ड सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा और उस रूप में अपने पद पर नहीं रह जाएगा यदि वह ऐसी निर्भरता से ग्रस्त है जो कि भेद की जाए। कोई भी सोसाइटी किसी सदस्य को अन्य सोसाइटी की बोर्ड में अपने प्रतिनिधि के रूप में या अन्य सोसाइटी में सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित नहीं करेगी यदि वह ऐसी निर्भरता से ग्रस्त है जो कि विहित की जाए। अब क्या क्या है वो चीज़ समझेंगे। परंतु यदि कोई सदस्य इस धारा के अधीन निर्भरताओं से ग्रस्त है तो, है ना, अगर वो इस तरीके से निर्भरताओं से डिस्क्वालिफिकेशन से अगर वो कंप्लीटली उससे क्या बोलता है उससे बंधा हुआ है, तो उसको देखो, सोसाइटी के बोर्ड के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह यह बात उसकी जानकारी में आने की तारीख से 2 मास के भीतर ऐसे सदस्य को जहां वह उस सोसाइटी का सदस्य होने के नाते संचालक के रूप में निर्वाचित हो जाता है
उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात वह पद धारण करने से निर्हरित कर दे, डिस्क्वालीफाई कर दे। कब? अगर 2 महीने के अंदर ये पता चल जाता है कि वो कहीं और किसी सोसाइटी का मेंबर है, 2 माह के भीतर ये पता चल जाता है कि वो किसी और सोसाइटी का वो है, मेंबर है, तो उसको हटा सकते हैं। ठीक है ना, पद धारण करने से उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। यदि वह सदस्य प्रतिनिधि के रूप में अपने कार्यों के कारण उच्च स्तरीय सोसाइटी में निर्भरता उपगत कर लेता है तो ऐसी उच्च स्तरीय सोसाइटी उसे उच्च स्तरीय सोसाइटी में पद धारण करने के लिए निर्धारित करने हेतु कार्यवाही करेगी। ठीक है ना, यदि वह वहाँ पर भी डिस्क्वालीफाई अपने यहाँ से डिस्क्वालीफिकेशन का जो क्राइटेरिया वो कंप्लीट करके यदि वो ऊपर चला जा रहा है तो वो वहाँ से भी वापस आ जाएगा। ठीक, हालांकि इसको तो बताने का कोई आवश्यकता नहीं था। चलो देखो, यदि सोसाइटी कार्यवाही करने में असफल रहती तो रजिस्ट्रार ऐसे व्यक्ति को हटाने का पूरा प्रयास करेगा। ठीक है ना, ऐसे व्यक्ति को रजिस्ट्रार, अंततः जो रजिस्ट्रार है वो इसका माई बाप होता है सहकारी समितियों का, तो रजिस्ट्रार जो इसको डिस्क्वालीफाई कर देगा अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी और सोसाइटी के अंदर सारा चीज़ रखा हुआ है, पद वगैरह सारा चीज़ रखा हुआ है, और यहाँ अपनी सोसाइटी 2 सोसाइटी का मेंबर है और दोनों सोसाइटी में बड़े बड़े पद धारण कर रहा है, तो उसको रजिस्ट्रार डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ठीक है क्या, ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हुआ 19 का। इसके बाद 19 आप लोगों को पश्चातवर्ती नियोक्ताओं का प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलता है ना। इसमें कहने का मतलब यही है कि पीछे जो भी मतलब पहले से अगर कोई चीज़ चालू है तो उसका इफेक्ट नॉर्मल जो है जो सदस्य है उस पर नहीं रह जाएगा, है ना। क्या बोलता है, सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश दिया गया है, बाद में उन निर्भरताओं में से जो कि धारा 19 का में निर्दिष्ट है किसी निर्भरता के अधीन हो जाए तो ऐसा व्यक्ति सोसाइटी का सदस्य नहीं रह पाएगा। सीधी सीधी बात है, ऊपर जितने डिस्क्वालिफिकेशन के जो क्राइटेरिया हैं उस क्राइटेरिया में अगर कोई फॉलो ऑन हो गया तो फिर वो तुरंत वहाँ से सदस्यता से वो बर्खास्त कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रार उसके स्थान को रिक्त घोषित करेंगे और वो चीज़ फ्री हो जाएगा। क्या है, समझ आएगा, ये चीज़ यहाँ पे समाप्त। फिर आप लोग देखिए यहाँ पे सदस्यों का निष्कासन की बात की गई है। निर्भरता डिस्क्वालीफाई होना अलग चीज़ है, निष्कासित होना अलग चीज़ है। ठीक है ना, तो निष्कासन को बोलते हैं एक्सक्लूजन। ठीक है ना, तो कोई भी सदस्य निष्कासित कैसे होगा, बाहर कैसे होगा, ये चीज़ को देखो। तो बाहर होने का क्या क्या क्राइटेरिया है वो चीज़ देखते हैं। ठीक है ना, जो 1960 के अधीन है, अभी तक जो भी चीज़ें चल रही 1960 के अधीन है, और जो चीज़ें 1962 में वर्णित नहीं है वो 1960 की एज इट इज़ 1962 में चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें 1962 के अधिनियम में भी फॉलो होती हैं। ठीक है ना, तो अभी देखो 1960 में जो दिया हुआ है सदस्यों का निष्कासन, इसके बारे में कैसे सदस्य निष्कासित किए जाते हैं, कैसे इनको हटाया जाता है। तो बोर्ड निष्कासन के प्रयोजन के लिए सम्मेलन में उपस्थित तथा मत देने वालों की 3/4 बहुमत 3/4 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किसी सदस्य को निष्कासित कर सकती है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। किसको सदस्यता से निष्कासित करना है, तो ये वाला जो तरीका है 3/4 मेथड, 3/4 बहुमत से संकल्प द्वारा पारित करना है, उपस्थित और मत देने वाले दोनों का 3/4। यदि वह कोई ऐसा, लेकिन ये चीज़ कब होगा, यदि कोई ऐसा कार्य करे कि वो साख की क्षति पहुंचाने की संभावना हो। साख मतलब यहाँ पे जो रेपुटेशन है उससे बात हो रही है ना, यहाँ पे लोन से बात नहीं हो रही, ये रेपुटेशन की बात है, ये वाला रेपुटेशन है। ये रेपुटेशन जो मान सम्मान होता है उसको अगर कोई क्षति पहुँचाने का कोशिश कर रहा है या फिर उसको कुख्याति होने की संभावना है जिसके कारण, तो उसको हटाने का जो है वो उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनके माध्यम से वो चीज़ हट सकता है। मिथ्या कथन द्वारा सोसाइटी को जानबूझकर वो कर रहा है, हार्म कर रहा है, उसको हटा देंगे। जो कोई ऐसा कारोबार कर रहा है जो सोसाइटी कर रही है, मतलब दूध बेचने का, दूध खरीदने का कारोबार अगर सोसाइटी कर रही है और सेम दूध खरीदने का कारोबार कोई और व्यक्ति कर रहा है, तो उसको उस सोसाइटी का मेंबर नहीं रखा जाएगा, उसको तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये चीज़ है ना, क्योंकि वो अपना चाहे कितना भी अच्छा हो लेकिन वो उस चीज़ को अपना जो 100% है वो सोसाइटी को नहीं देगा। अपने सौदों का भुगतान करने में बार बार व्यतिक्रम करता है या उपविधियों में के किन्हीं उपबंधों का अनुपालन करने में चूक जाता है। ठीक है ना, सौदों मतलब होता है भैया पेमेंट, यहाँ पे शोध्य अर्थात होता है पेमेंट। अगर वो सोसाइटी के लिए कोई अगर उपविधि के अंतर्गत यदि कोई पेमेंट निर्धारित किया गया है, उसको अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा है तो भैया उसको हटा देना चाहिए।
ये चीज़ सीधी साफ सी बात इसमें कही गई है, ठीक है ना। परंतु ऐसा संकल्प तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक संबंधित सदस्य को उसे निष्कासित करने संबंधी प्रस्तावना की 7 दिन की सूचना या तो व्यक्तिगत रूप से या तो रजिस्ट्रेटेड डाक द्वारा न दी गई हो, जब तक कि उसने अपने मामले के संबंध में बोर्ड के समक्ष अभ्यावेदन का अवसर न दिया गया हो। विधि का कानून यहाँ पर लागू होता है कि आपको अपनी पक्ष रखने का जो पूरा वो अधिकार मिलेगा, है ना। आप बोलोगे कि मैं भी दूध बेचता हूँ साहब, लेकिन मेरा सोसाइटी में जो मेंबरशिप है उसमें मैं नहीं बेचता हूँ, कोई और बेचता है। जो भी आप लोगों को पक्ष रखना है वो पक्ष आप लोग रखने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होंगे, लेकिन उस चीज़ के लिए आप लोगों को 7 दिन के भीतर ये आप लोग को सूचना मिलेगी कि आपका सदस्यता समाप्त किया जा रहा है, और उस 7 दिन के अंदर ही आप ये चीज़ को जाके वहाँ पे बताओगे भैया ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो एकदम भोला वाला बच्चा हूँ, है ना, ऐसा बोलोगे, ठीक। तो यहाँ पे 3/4 बहुमत आप लोगों के लिए ज़रूरी है और 7 दिन ज़रूरी है। चलो अब देखो 1962 में क्या हो रहा है, इसके आगे और भी है सदस्यों के निष्कासन के बारे में, है ना, नहीं है, यहाँ पे समाप्त हो गया। तो यहाँ पे 17 जो 1962 है वो सदस्य को हटाने और उसके हिस्से की वापसी के बारे में क्या कहता है। सदस्य को हटाना मतलब कि उसके जो अंशधारिता है उसको समाप्त करना, ये वाली चीज़ यहाँ पर जो है वो इसमें देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, विड्रॉल जो होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए सदस्य संस्था को 3 मास की सूचना देने के बाद कमेटी या संस्था की साधारण सभा जैसा भी हो स्वीकृति से संस्था की सदस्यता से हट सकता है। 3 महीने का आप सदस्यता के सूचना दे दो, मैं नहीं रहना चाहता कमेटी का सदस्य, ये चीज़ आप सूचना दे दो, है ना। आप सहकारी समिति से हटना चाहते हो तो 3 महीने पहले बता दो, तो फिर आपको वहाँ से हट सकोगे। तथा आप अगर वहाँ से हट रहे हो तो आपने जो भी वहाँ पे अंश धारण किया है, या मतलब आप वहाँ पे जो भी अंश धारण करें हैं उस अंश की वापसी की मांग भी कर सकेंगे, है ना, ये चीज़ हो जाएगा। यदि आप वह संस्था मूल ऋणी या जमानतदार के रूप में प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता ऋणी ना हो, अगर आपने कोई भी लोन नहीं लिया है तो आप 3 महीने के अंदर सारी चीज़ें कर सकते हैं। परंतु ऐसे हटने या वापसी को संस्था की उपविधियां या किसी अन्य संस्था या शासन के द्वारा इकरारनामे के अधीन अस्वीकृत न किया गया हो। अगर वो हटना चाह रहा है तो वो इकरारनामा जो देगा उसको संस्था भी स्वीकृत करे और सरकार भी स्वीकृत करे, सहकारी समिति भी स्वीकृत करे, तो ही वो चीज़ हट सकता है, नहीं तो कोई व्यक्ति ऐसे मुंह उठा के नहीं हट सकता है, ठीक है ना। और क्या लिखता है, कैसे हटना है। संस्था हिस्सा या हिस्सों का मूल्य की वापसी उपनियम 1 के अधीन सदस्यता हटने के दिनांक से 2 वर्ष पूर्ण होने पर रोक सकेगी, है ना। आपने बोल दिया कि मुझे हटना है ना, तो आपने बोल दिया हटना है तो आपने 3 महीने पहले बता दिया, लेकिन अब आपका जो 3 महीने बाद, मान लीजिए कि आज आपको तारीख हो गया 1 जनवरी 2023, है ना, आपने 1 जनवरी 2023 को दे दिया कि मुझे हटना है, एप्लीकेशन दे दिया, 3 मास की सूचना आपने दे दी, तो आपको छुट्टी कब मिलेगी, 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना हो गया, तो 1/4/2023 को आपको छुट्टी मिलने का अप्रोप्रिएट डेट है, लगभग ये संभावित डेट है। लेकिन आप हटोगे कि नहीं हटोगे इस चीज़ को, आप 1/4/2023 को आप हट भी जाओगे तो भी आपका जो हिस्सा है, जो सोसाइटी में जो आपका अंश है, वो अंश आप लोगों को सोसाइटी 2 वर्ष के लिए होल्ड कर सकती है, 2 वर्ष के लिए होल्ड कर सकती है आपका सारा जो भी वहाँ पे पैसा कौड़ी है, ठीक है। सोसाइटी के अंदर जो भी आपकी अंशधारिता है वो सोसाइटी 2 वर्ष के लिए होल्ड कर सकती है, 2 वर्ष के लिए होल्ड करेगी। तो ये 1/4/2025 को आपको, अगर सोसाइटी ने सीधे सीधे नहीं दिया तो 1/4/2025 को आपको आपका जो भी आपने उसमें इन्वेस्ट किया था वो इन्वेस्टमेंट वापस मिलेगा, ठीक है। तो ये टोटल 2 साल 3 महीने बाद आप लोगों को पूरा पैसा वापस मिल पाता है, अगर सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम हो गई तो। समझ आया क्या, यहाँ पे 3 महीने और यहाँ पे 2 वर्ष तक रोक सकती है, 2 वर्ष तक होल्ड, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 वर्ष तक होल्ड, ठीक। तीसरा देखो, किसी भी सहकारी बैंक में सहकारी वर्ष में संस्था की अंश पूंजी की कुल वापसी ठीक पूर्ववर्ती सहकारी वर्ष के अंतिम दिन को संस्था की प्राप्त अंश पूंजी के 10% से अधिक नहीं होगी। क्या समझ आया। पहले तो सहकारी वर्ष देखो, सहकारी वर्ष जो होता है वो 31 मार्च को समाप्त होता है ना।
मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो कालावधि है वो एक सहकारी वर्ष कहलाता है। तो इस सहकारी वर्ष के अंतर्गत, है ना, आपने अंतिम दिन को संस्था की प्राप्त अंश पूंजी, आपने जितनी उसमें अंश पूंजी प्राप्त की है कि 10% से अधिक यदि वो हो रहा है, आपने जो भी अमाउंट वापस मांगा है, मतलब आपने अगर सदस्यता वापस ली है और अगर वो 10% से अधिक है तो ही आपको सदस्यता वापस दे दी जाएगी, हट पाओगे। किंतु यह प्रतिबंध उस संस्था पर लागू न होगा जिस पर बाहरी दायित्व नहीं है या ऋणी संस्था होने की दशा में जिसने अपने साहूकारों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। मतलब यदि सहकारी समिति ने किसी बैंक से, किसी जगह से लोन लेके रखा हुआ है, तो आप अगर वापस मांग रहे हो कोई भी सदस्यता की चीज़ें, तो वो आपको तुरंत देने के लिए बाध्य नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा है, ठीक है। तो आप 10% से ज़्यादा का अगर आपका वहाँ पे अंशधारिता है तो फिर आपको तुरंत कोई भी चीज़ नहीं मिलेगा, ये चीज़ तो समझ लो। चौथा, उपनियम 1 से 3 में निहित प्रतिबंध राज्य शासन पर लागू नहीं होंगे। मतलब राज्य शासन यदि किसी सहकारी समिति का सदस्य है तो वो कभी भी अपने आप को बाहर कर सकता है किसी भी योजना से, ठीक है ना। जैसे राज्य शासन किसी सहकारी समिति को 100% अपने उसमें कंट्रोल में रख रहा है, कोई राज्य शासन 50% कर रहा है, तो राज्य शासन तुरंत सारी चीज़ें कर सकता है, उसके ऊपर कोई माई बाप नहीं है, वो अपनी सारी चीज़ें खुद ही संचालित करता है, ठीक है ना। तो उसको पूरा का पूरा सारा चीज़ अनुबंध की शर्तों के अनुसार वापस कर दिया जाएगा। समझ आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका जो आने वाला जो वो है, वो सहकारिता अधिनियम में जो 1960 और 1962 में दिया गया वो चीज़। सहकारिता अधिनियम 1960 का जो 19 अंगा है, ये सदस्यों की शिक्षा के बारे में बात करता है। ये अपने वित्तीय वर्ष में सभी सदस्यों को शिक्षण प्रशिक्षण पर व्यय का समाधान करेगा। ये सारा चीज़ ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से इसको छोड़ दीजिए, अधिनियम को याद रख लीजिए। 17 का 1962 का जो 17 का है, जो सदस्य को हटाने और हिस्से की वापसी का जो पोर्शन है वही कंटिन्यू यहाँ पे हो रहा है 1962 वाले में, ठीक है ना। तो देखो, कोई सोसाइटी किसी सदस्य या पूर्व सदस्य या मृत सदस्य को ऋण मुक्त करने हेतु रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से उस सदस्य का या उसके उत्तराधिकारी का अंश किसी मांग के भुगतान के लेखे को समायोजित कर सकेगा। परंतु सोसाइटी द्वारा ऐसा समायोजन तब किया जाएगा जब राज्य सरकार द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाए। मतलब आपको कोई वो दिया गया है, लोन दिया गया है, उसको अगर समाप्त करना है तो ये राज्य सरकार ये निर्णय लेगी कि आपको लोन को समाप्त करना है कि नहीं, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को अभी 400 करोड़ कुछ रुपए का माफ़ी हुआ था, तो ये राज्य सरकार के निर्णय से ही होता है, ठीक है ना। परंतु यह भी कि कम से कम एक अंश असमायोजित रखा जाएगा जिससे कि वह सदस्य सोसाइटी में अपनी सदस्यता बनाए रखने हेतु समर्थ हो सके। सोसाइटी में पूरा आप लोगों को तुरंत समाप्त नहीं होगा, ये धीरे धीरे समाप्त होगा। एक अंश आप लोगों के लिए मिनिमम रखा जाता है जब भी आप लोगों का ऋण भुगतान वगैरह का जो पूरा जो लेखा है वो आप लोग रखते हैं उस समय, देते हैं उस समय, ठीक है ना। जो अकाउंट बैलेंसिंग होता है वो ये सारा चीज़ का यहाँ पे मेथड है, ठीक। आगे देखते हैं, और आगे आप लोग को देखने को मिलता है कि नाम मात्र के सदस्य, मैंने कहा था 1960 के अधिनियम में इस बारे में चर्चा की जाएगी, ठीक है ना। ये यहाँ पे अलग से प्रिंट हो गया, इसको ना देखें। तो नाम मात्र के सदस्य कौन होंगे? धारा 19 के तहत अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी कोई सोसाइटी किसी भी व्यक्ति को नाम मात्र के सदस्य के रूप में प्रवेश दे सकेगी, या तो सोसाइटी के प्रबंध में या उसके लाभों में कोई अंश नहीं होगा, उसका उस सोसाइटी में कोई अंश नहीं होगा और उसका कोई लाभ भी नहीं होगा, ठीक है ना। वह उस सोसाइटी के परिसमापन की दिशा में किसी भी योगदायी दायित्व के अध्याधीन नहीं होगा, उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन सोसाइटी किसी को नाम मात्र के सदस्य के रूप में रख सकती है अपने सदस्यों के माध्यम से। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक डिस्टर्बेंस आ गया था, चलो इसको थोड़ा सा वो करते हैं। ये आप लोगों को समझ आ गया होगा जो धारा 20 है ये चीज़। इसके बाद धारा 21 में देखते हैं, जब तक सम्यक संदाय न कर दिया जाए सदस्यता के अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। संदाय का अर्थ यहाँ पर पेमेंट से है। तो जब तक आप लोगों को सदस्यता के लिए जो शुल्क है, मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा कि इसमें सदस्यता के लिए क्या क्या शुल्क होती है। वो शुल्क जब तक आप लोग पेमेंट नहीं करेंगे आपको कोई भी प्रकार के अधिकार का प्रयोग नहीं दिया जाएगा। तो कि सदस्य, उनके अधिकार, दायित्व और विशेषाधिकार की चर्चा हो रही है, तो अधिकार तब मिलेंगे जब आप लोग पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये पेमेंट वाली बात इसमें की गई है। सदस्यों के मत, अर्थात अधिकार मतलब यहाँ पे अब सारी आप लोगों के राइट्स की बात हो रही है। तो राइट आप लोगों को वोटिंग से मिलता है ना। तो वोट क्या होगा? प्रत्येक सदस्य को सोसाइटी के कार्यकलाप में एक मत देने का अधिकार होगा। सहकारिता का जो बेसिक कंसेप्ट है जिस पे चलता है वो, तो ये सदस्यों के मत पे ये बात हो गई। फिर इसी के 22(2) का में यदि देखें
तो संघीय सोसाइटी का मतदान संबंधी अधिकार इस प्रकार विनियमित किया जाएगा कि सदस्यों को जो कि सोसाइटी हो, ऐसी सोसाइटी के साधारण सम्मेलन में मतों की कुल संख्या के 4/5 से कम प्राप्त ना हो। क्या समझ आया कि जो कोई भी सदस्य है सोसाइटी के साधारण सम्मेलन के मतों की कुल संख्या के 4/5 पंचम, ये 4/5, ठीक है, 4/5 से कम मत प्राप्त ना हो, ऐसा आप लोगों को जो अधिकार है वो मिलेगा। ठीक है ना। फिर देखो क्या लिखता है, संघीय सोसाइटी के मामले में व्यक्तिगत सदस्यों जिसके अंतर्गत लोक न्यास, फर्म, कंपनी, छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्री के अधिकरण 1973 के अधीन रजिस्ट्री की सोसाइटी फलाना ठिकाना जो भी है के अंतर्गत सोसाइटी नहीं आएगी। ठीक है, कोई फर्म इसके अंतर्गत नहीं आएगा, व्यक्तिगत सदस्यों के अंतर्गत ये चीज़ नहीं आएगा। और ये मतदान के संबंधित अधिकार ऐसी रीति में विनियमित किए जाएंगे जैसे कि विहित किए जाएं। ठीक है ना। ये लोग इसके व्यक्तिगत सदस्य के रूप में नहीं आएंगे, मतलब ये कोई भी वोटिंग के लिए ये लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। वोटिंग कौन कर सकता है, जो सदस्य होगा वो कर सकता है, लेकिन ऐसा जो संस्था है जो सोसाइटी का सदस्य है, मतलब सोसाइटी के अंदर कोई सोसाइटी या फर्म अपने आप को रजिस्टर करके रखी है, तो वो यहाँ पर इसका जो वोटिंग है उसमें उसका वैल्यू नहीं रहेगा। ये चीज़ इसमें कहा गया है। ठीक क्या, चलो आगे देखते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं तो आगे आप लोग को देखने को मिलता है सहकारिता अधिनियम 1960 का आगे का पोर्शन। ये क्या बोलता है, प्रत्येक संबद्ध सहकारी सोसाइटी को उचित रूप से प्राधिकृत किए गए प्रतिनिधि के माध्यम से तथा उपधारा 2 के खंड ख में निर्दिष्ट किए गए प्रत्येक प्रत्यायुक्त को साधारण सम्मेलन में एक मत देने का अधिकार होगा। धारा 2 के खंड का, धारा 2 खंड ख में निर्दिष्ट किए गए किसी व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार होगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो ऊपर में स्टेटमेंट बोला कि एक व्यक्ति को अधिकार होगा, है ना, वही अधिकार यहाँ पे कंट्रीब्यूट आगे बढ़ के क्या हुआ कि ये जो सोसाइटीज़ हैं, इन सोसाइटी से लोक न्यास हो गया, चाहे फर्म हो गया, चाहे कंपनी हो गया, चाहे निगमित निकाय हो गया, यहाँ पे काम करने वाले तो बहुत सारे कर्मचारी होंगे, लेकिन कर्मचारी हर कर्मचारी को नहीं मिलेगा, ये चीज़ है ना। लेकिन वहाँ से यदि कोई व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति को अगर वहाँ से डेलीगेट किया गया है, जिसे प्रत्यायुक्त किया गया है, उससे हम अधिकार मिलेगा क्या, वोट का। डेलीगेट को मिलेगा 1 वोट का अधिकार। मतलब पूरी की पूरी, मान लीजिए आपकी कोई संस्था है, सपोज दैट आज़ाद CGPSC एकेडमी एक खुद में एक संस्था है ना, तो वहाँ पे अगर आप लोग पूरा का पूरा एक संस्था के रूप में आप रजिस्टर होते हैं सहकारी समिति के अंदर कि हम दूध बेचेंगे, ठीक है ना, आजकल तो ट्रेंड चल रहा है BSc चाय वाला, PSc दूध वाला, है ना, तो आप लोग ऐसा मान लो कि आप लोग दूध बेच रहे हो, तो आप लोग पूरे संस्थागत रूप से सर हम लोग सब PSc वाले मिलकर दूध बेचेंगे ऐसा बोलोगे तो नहीं होने वाला है। ठीक है, होगा क्या कि आप लोगों को 1 ठोक वोट मिलेगा और 1 ठोक वोट के सहारे आप लोग चलेंगे, भले आप लोग पूरे पूरे जोत्था लोग हो। ठीक क्या, चलो ये चीज़ हुआ। इसके बाद देखते हैं जो इसी अधिनियम की जो धारा 4 है वो क्या कह रही है, जब तक किसी सोसाइटी की उपविधियों में अन्यथा उपबंधित ना हो, सम्मेलन के लिए गणपूर्ति सोसाइटी के प्रत्यायुक्त तथा प्रतिनिधियों की कुल संख्या के पंचमांश होगी। मतलब सोसाइटी का कोई भी सम्मेलन होगा, ये अब उनके अधिकारों की चर्चा हो रही है, कोई भी सम्मेलन होगा तो जो कुल है, कुल संख्या के पंचम अंश से अधिक होगी, है ना। गणपूर्ति जो है, कोरम की बात हो रही है कि कोई भी बैठक होगा तो कोरम क्या होगा, ये वहाँ पर चर्चा हो रही है। तो कोरम में क्या होगा कि कुल संख्या मान लो चाहे 100 है तो उसका पंचम अंश मतलब 20 लोग वहाँ पे उपस्थित होने ही चाहिए, ठीक है ना। परंतु सम्मेलन में किसी भी समय प्रत्यायुक्तों की संख्या सोसाइटी के सदस्य प्रतिनिधियों की संख्या के पंचम अंश से अधिक नहीं होगी। इसमें भी इस 20 में से इस 20 का 5 अंश 4, ये न्यूनतम 4 अंश जो है ये आप लोगों का क्या होगा, ये डेलीगेट्स का होगा, न्यूनतम इतने होने चाहिए, है ना, न्यूनतम बोल रहा है। किसी भी समय प्रत्यायुक्तों की संख्या सोसाइटी के सदस्य प्रतिनिधियों की संख्या के पंचम अंश से अधिक नहीं होगी, ठीक है ना। ये चीज़ हुआ, आप लोगों को यहाँ पर समझ आ गया होगा क्या चीज़ हो रहा है कि जो अगर कुल सोसाइटी की सदस्यता संख्या 100 है तो उसका पंचम अंश अर्थात 20 लोग वहाँ पे उपस्थित होने चाहिए। इस 20 में से भी पंचम अंश 4 लोग न्यूनतम आप लोगों के डेलीगेट होने चाहिए, ठीक है ना। ये आप लोगों के जो कंपनी जुड़ी है उसके लोग होने चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे कर दिया क्लियर, ठीक।
आगे देखो, प्रत्यायुक्तों के निर्वाचन उन उपबंधों के अनुसार किए जाएंगे जो कि बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन के लिए विकसित किए गए हों, है ना। ये चीज़ बोर्ड तय करेगी कि कौन निर्वाचित होगा। छठवां देखो, किसी प्रत्यायुक्त की कोई भी रिक्ति जो सदस्यता की समाप्ति के कारण या अन्यथा हुई हो, उस समूह के जिससे कि ऐसी रिक्ति संबंधित है व्यक्तिगत सदस्यों को में से एक को संयोजित करते हुए प्रत्यायुक्तों द्वारा भरी जाएगी। सीधी साफ सी बात है, अगर कोई डेलीगेट हट रहा है, मतलब किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं और वहाँ के आप डेलीगेट हैं और वहाँ से आपने रिज़ाइन किया, तो आपकी जगह पे कोई और व्यक्ति स्थान ले सकता है ना। ये चीज़ यहाँ पे बात हुई। सातवां जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, जब तक किसी विशिष्ट सोसाइटी के संबंध में रजिस्ट्रार अथवा अन्यथा निर्देशित न किया जाए, बोर्ड में प्रत्यायुक्तों की संख्या किसी भी समय सोसाइटी के प्रतिनिधियों की संख्या से 1/3 से अधिक नहीं होगी। बोर्ड में जो प्रत्यायुक्तों की संख्या है वो सोसाइटी के 1/3 से अधिक नहीं होगी। अगर बोर्ड में 90 लोग हैं तो 90 में से जो 1/3 है ये 30 लोग, 30 से ज़्यादा आप लोगों को क्या होगा कि सोसाइटी में जो सदस्यता की संख्या है वो 30 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये भी बोल रहा है ना। समझ आया। सोसाइटी में अगर 90 के सदस्य कुल हैं तो 30 सदस्य से कम ही होने चाहिए जो डेलीगेट्स हैं, मतलब 30 फर्म उसमें एसोसिएट हो सकते हैं किसी भी प्राथमिक सोसाइटी के अंदर। ये चीज़ है। मतों के बराबर बराबर होने की दिशा में सभापति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा। सभापति कौन होगा, ये चीज़ आगे वाले उसमें जानने को आप लोगों को मिलेगा। सभापति का जो मत है वो निर्णायक होता है, ठीक है ना। और सभापति सोसाइटी का ही सदस्य होता है, तो उसका एक मत ऑलरेडी वो यूज़ कर चुका होता है, तो जो सभापति होगा उसका द्वितीय मत, यहाँ पे द्वितीय और वही निर्णायक मत होगा कि जो कोई भी निर्णय है वो किधर को झुकेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मत के प्रयोग करने की रीति क्या होगी। मत के प्रयोग करने की रीति आप लोग देखेंगे तो मत के प्रयोग करने की रीति के रूप में आप लोग को देखने को क्या मिलता है कि प्रत्येक सदस्य परोक्षी द्वारा अपने मत का प्रयोग स्वयं करेगा, किसी भी सदस्य को ये चीज़ फॉरवर्ड नहीं करेगा। परंतु किसी अधिनियम के अधीन होते हुए, नियमों के अधीन रहते हुए, एक सोसाइटी जो किसी सोसाइटी की सदस्य है अपने सदस्यों में से एक सदस्य की प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हेतु इस हेतु कर सकेगी कि वह उसकी ओर से मत दे। मतलब ये वही वाली बात है, अगर कोई कंपनी अपने साइड से एक इंसान को नियुक्त कर दे, ये चीज़ हो गया। सोसाइटी द्वारा अपनी उपविधियों के द्वारा बनाया गया व्यष्टिक सदस्यों का कोई समूह के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को प्रत्यायुक्त के रूप में निर्वाचित कर सकेगा। ये चीज़ भी हो गया, है ना। दोनों सेम पॉइंट है, तो ये दोनों एक ही चीज़ है। दूसरा, राज्य सरकार अपने अधिकारियों में से एक को उस सोसाइटी को सदस्य के रूप में भेज सकती है। ठीक, अपना जो नाम निर्देशित करेगी, जो वहाँ पे सोसाइटी का मेंबर के रूप में कार्य करेगा और जो राज्य सरकार के हितों का संरक्षण करेगा। ये चीज़ हो गया। कोई लोक न्यास जो सोसाइटी का सदस्य हो वो भी एक जन को भेजेगा, कोई फर्म भी एक जन को भेजेगा, कोई कंपनी भी एक जन को भेजेगा। जहाँ कोई अंश एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारण किया जाता है, और है ना, एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई अंश धारण किया जाता है, तो उस दशा में ऐसे अंश के बारे में सोसाइटी द्वारा अंश प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, तो उस व्यक्ति को जिसका नाम अंश प्रमाण पत्र में पहले आया है वो वहाँ पर मत देने के लिए अपना जो अधिकार है उसका प्रयोग कर सकता है। दूसरा, उस दशा में ऐसे अंश के बारे में सोसाइटी द्वारा अंश प्रमाण पत्र जारी न किया गया हो, तो उस व्यक्ति को जिसका नाम सोसाइटी द्वारा सदस्यों के रजिस्टर में पहले आया होगा उसको मत देने का अधिकार होगा। अगर अंश प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है तो जो सोसाइटी का रजिस्टर है, जो रजिस्टर मैंने पिछली क्लास में बताया था, उसमें जिसका नाम पहले आया है उसको अपना मत प्रयोग करने का अधिकार मिलेगा। ठीक, चलो आगे देखो। आगे क्या है कि 1960 का जो अधिनियम है, सहकारिता अधिनियम 1960 और सहकारिता अधिनियम 1962, इसके अंतर्गत दो चीज़ें हैं, दोनों के अंतर्गत अलग अलग चीज़ें। यहाँ पे ये धारा 16 है और ये धारा 24 है। इसकी धारा 24 बोलती है कि सदस्यों द्वारा अंश पूंजी धारण करने पर निर्बंधन, क्या क्या अंश पूंजी वो लोग धारण कर सकते हैं, ये चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी सोसाइटी में राज्य सरकार या अन्य सोसाइटी का कोई भी अन्य सदस्य कुल अंश पूंजी के 1/5 से अधिक नहीं करेगा, अनधिक करेगा, है ना। 1/5 से अधिक नहीं कर सकता, उसके ऐसे भाग से अधिक धारण नहीं करेगा जैसा कि विहित किया जाए। मतलब 1/5 उसको, पंचम अंश उसको क्या करना है, किसी भी सोसाइटी के मेंबर को मिलेगा। सोसाइटी के अंशों में 20,000 रुपये से अधिक का कोई वो नहीं रखेगा। 1/5 अंश 20,000 रुपये है, ये 20,000 रुपये से ज़्यादा का वो अंश धारण नहीं कर सकता है।
परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा सोसाइटियों के किसी वर्ग की बाबत ऐसा अधिकतम परिमाण विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो यथा स्थिति अंश पूंजी के 1/5 से या 20,000 रुपये से अधिक होगा। राज्य सरकार इससे ज़्यादा रुपए का कर सकती है, लेकिन एक व्यक्ति मात्र बस 1/5 अंश, जो कि इक्वल है 20,000 रुपये के, 20,000 रुपये से ज़्यादा का कोई भी अंश उसमें धारण नहीं कर सकता किसी समिति के अंदर। ये चीज़ यहाँ पे कहा गया। ठीक है। धारा 25 बोलती है अंशों का हित अंतरण या निर्बंधन। हित अंतरण मतलब ट्रांसफ़र, आप अपने राइट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्या, इस चीज़ पे बात कर रहे हैं, है ना। किसी सदस्य के किसी अंश का हित जो किसी सोसाइटी के अंश पूंजी में उसका हो, अंतरण उन निर्बंधों के अधीन होगा जो कि अधिकतम अंश धारण करने के बारे में धारा 24 में निर्दिष्ट है। मतलब आप अपना हित को किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ये चीज़ होगा, लेकिन वो कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या तो आप पंचम अंश ट्रांसफ़र करेंगे या तो आप 20,000 रुपये का आपका जो हित है वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने किसी कोई भी आप जिसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। दूसरा, किसी सदस्य द्वारा किसी सोसाइटी में अपने अंश या हित का कोई अंतरण तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि वह सदस्य ऐसा अंश कम से कम 1 वर्ष तक धारण न कर चुका हो। कोई भी अंश आप धारण कर रहे हैं तो उसके लिए आपको तुरंत खरीद के बेच दें, ऐसा नहीं होगा, है ना। आपको पहले उसको खरीदना है, फिर उसको 1 वर्ष तक अपने पास रखना है और उसके बाद आप उसको बेच सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, वह अंतरण उस सोसाइटी को या उस सोसाइटी के किसी सदस्य को ना किया जाए। ये जो अंतरण है, जो अंश है ना, ये अंश अगर आपने खरीदा तो ये आप किसी अननोन पर्सन को बेचेंगे, सोसाइटी के ही किसी पर्सन को बेचेंगे, किसी सदस्य को बेचेंगे, तो उसके पास तो ऑलरेडी पंचम अंश है, आपने अपना पंचम उसको बेच दिया तो क्या हो गया, उसके पास क्या हो गया, 10 अंश हो गया, 10 अंश हो गया ना भाई। तो वो 10 अंश वो फिर पावरफुल हो जाएगा अन्य मेंबरों से। तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते कि एक सेम सोसाइटी का जो अंश जो आपने धारण किया है वो आप सेम सोसाइटी के किसी और मेंबर को बेच दो, आप उसको किसी और को बेचना पड़ेगा। ये चीज़ सोसाइटी के अंदर, सहकारिता के अंदर जो क्या बोलते हैं एक वो होता है हिटलर नीति जो होती है ना, तानाशाही की जो प्रवृत्ति है उसको समाप्त करने के लिए कारण किया गया है। ठीक। तीसरा, अगर ये अंतरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है तो आपका ये जो हित ट्रांसफ़र जो कर रहे हो किसी को, वो चीज़ आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। सीधी सी बात ये है। ठीक। इसी के रिगार्डिंग, इसी के उसमें आप लोगों को यहाँ देखने को मिलता है जो धारा सहकारिता अधिनियम 1962 के अंतर्गत देखने को मिलता है कि वार्षिक साधारण सभा के पूर्व सदस्यों का प्रवेश या हिस्सों का अंतरण। कोई भी संस्था अपने वार्षिक व्यापक सम्मेलन जिसमें संस्था या पदाधिकारियों का चुनाव होने वाला हो की तिथि से 4 माह पूर्व सदस्यों के प्रवेश या अंश अंतरण नहीं करेगी। ठीक है ना। 4 माह पहले अगर कोई बैठक होने वाला है और आपके पास कोई अंश है जो 20,000 का है, वो आपने किसी पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया कोई भी बैठक के 4 माह पहले, तो वो चीज़ ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। आपको कम से कम उसको 5 महीने पहले करना पड़ेगा। सपोज दैट अगर कोई साधारण बैठक है वो 1 जनवरी 2023 को अगर अनाउंस किया गया है तो आपको ये चीज़ 1/8/2022 के पहले ही आपको सारी चीज़ें आप लोग को कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है ना। आपको किसी को अंतरण करना है तो वो चीज़ कर सकते हो। मतलब किसी भी बैठक के वार्षिक सम्मेलन जो होने वाला है उसके बैठक के 4 महीने पहले आप कोई भी अंश को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ये भी चीज़ है। आपको अंश को 1 साल रखना है और आप उस अंश को किसी वार्षिक सम्मेलन के 4 महीने पहले ट्रांसफ़र भी नहीं करोगे। ये भी चीज़ है। ठीक है ना। यहाँ पे यही चीज़ लिखी गई है। ठीक। चलो आगे देखो कि मृत्यु होने पर हित का अंतरण क्या होगा, और यहाँ पे उत्तराधिकारी के नामांकन की बात हुई। 1960 और 1962 का अधिनियम दोनों आमने सामने है। 1960 में सेम जो उत्तराधिकारी वाला जो केस है वो मृत्यु होने पर हित का अंतरण ये धारा 26 में वर्णित है, और ये जो उत्तराधिकारी का जो यहाँ वर्णन है ये धारा 19 में वर्णन है 1962 में। तो 1960 में जो मृत्यु होने पर हित का अंतरण कैसे होगा ये चीज़ देखेंगे। तो यहाँ लिखता है कि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर कोई सोसाइटी मृत सदस्य का अंश उस व्यक्ति को अंतरित करेगा जिससे उस नियमों के अंतर अनुसार नाम निर्दिष्ट किया गया हो। मतलब उसने जिसको अपना नॉमिनी बनाया है उसी को उसका अंश ट्रांसफ़र होगा। ये वाली बात यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है ना। दूसरा बोल रहा है कि कोई सोसाइटी ऐसे समस्त अन्य धनों को जो कि उस मृत सदस्य को उस सोसाइटी द्वारा शोध्य हों
यथास्थिति ऐसे नाम निर्देशित वारिस या विधिक प्रतिनिधि को संदाय करेगी। कोई भी पेमेंट जो उसका होगा वो उसके वारिस को ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये चीज़ बोल रहा है। ऐसे समस्त अंतरण संदाय सोसाइटी के क्या होंगे, उपबंधों के अनुसार होंगे और ऐसी मांग के विधि मान्य प्रभावी होंगे जब तक वह व्यक्ति द्वारा सोसाइटी पर किया गया हो। ये सारा चीज़ यहाँ पे केवल और केवल उत्तराधिकार से संबंधित है। यहाँ पे उत्तराधिकारी का नामांकन क्या बोल रहा है कि धारा 26 की उपधारा 1 के अधीन हिस्सा, ब्याज या हित के अंतरण के आशय से कोई संस्था का कोई सदस्य किसी व्यक्ति को नामांकित कर सकता है यदि जिससे उसकी मृत्यु हो जाने पर उसकी दशा में उसका हिस्सा हित अंतरित किया जाएगा। ऐसा सदस्य समय समय पर ऐसे नामांकन निरस्त तथा परिवर्तित कर सकता है। ये बोल रहा है कि आपने नाम तो बता दिया कि मेरा नॉमिनी ये होगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नॉमिनी को चेंज करना है तो ऐसे सदस्य समय समय पर नामांकन निरस्त और परिवर्तित भी कर सकेगा। ये चीज़ भी यहाँ पे इसने बोल दी। ये चीज़ यहाँ पे निर्णय में नहीं किया गया था, है ना। 1960 में ये चीज़ नहीं हुआ था, तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया कि नामांकन को आप निरस्त भी कर सकते हो और परिवर्तित भी कर सकते हो। दूसरा बोल रहा है, सदस्य द्वारा किया गया कोई भी नामांकन वैध नहीं रहेगा तथा सदस्य की मृत्यु की दशा में प्रभावशील नहीं होगा जब तक कि वह लिखित में न किया गया हो तथा सदस्य ने 2 गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर करके उस पर उनका गवाह न करवाई हो। ठीक है ना। मतलब आपने कोई मैच्योरिटी का अगर वो दिया, अपना जो वो है नॉमिनी अगर आप किसी को बनाया है तो उसके लिए गवाह एविडेंस जो है वो आप लोगों को एविडेंस 2 गवाहों का आप लोगों को वहाँ पे लिखित में देना पड़ेगा कि ये मेरा नॉमिनी होगा, है ना। अगर 2 गवाह नहीं है तो फिर वो नॉमिनी नहीं होगा। इस आशय से संस्था में रखी हुई पुस्तक में उसे लेखबद्ध न किया गया हो। अगर संस्था में आपने ये चीज़ दे दिया लेटर और खुश हो गए तो भी काम नहीं चलेगा। लेटर दो, वो लेटर आप लोगों का जो संस्थान में जो रजिस्ट्रार के पास जो रजिस्टर है उस रजिस्टर में उसका एंट्री भी होना चाहिए, तब जाके वो सारा चीज़ आप लोगों को क्या हो, वो तब जाके वो आपका नॉमिनी जिसको आप बना रहे हो वो नॉमिनी रह जाएगा। रजिस्ट्रार के ही रजिस्टर में उस 2 गवाहों की साइन होंगे जो बताएंगे कि हाँ हम इसके गवाह हैं, इसके साक्ष्य हैं कि इसका नॉमिनी ये होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और आगे जो वो है वो धारा 27 है, अंश निक्षेप या हित कुर्की के दायित्व अधीन नहीं होगा। क्या बोल रहा है कि जो अंश धारण है उसका जो वो मालिक है, जो सत्ता बोलता हूँ जी, जो सहकारी समिति के अंतर्गत जिसने सदस्यता धारण की है वो उसका जो कुर्की के अधीन जो होगा वो दायित्व अधीन नहीं होगा। ये वाला सारा जो कंसेप्ट है ये यहाँ पे देख लो कैसा होता है। धारा 39 के अधीन के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी सोसाइटी की पूंजी या कामकाज पूंजी में या किसी गृह निर्माण सोसाइटी द्वारा जारी किए गए उधार स्टॉक में या किसी सोसाइटी द्वारा अपने सदस्यों के बचत निक्षेप के रूप में मजदूरों में या उस सोसाइटी द्वारा की गई अन्य अनिवार्य कटौतियों करके सदस्यों को किए गए माल के विक्रय या प्रदाय के मूल्य पर अधिभार के रूप में इकट्ठा की गई निधियों में किसी सदस्य का अंश या हित पर निक्षेप सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों या उपगत किए गए किसी ऋण या दायित्व के कारण या संबंध में किसी न्यायालय की डिग्री या आदेश के अधीन कुर्की या विक्रय के दायित्व अधीन नहीं होगा। तदनुसार प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 के अधीन कोई प्रापक या तत्समय प्रवृत्ति किसी तत्सम विधि के अधीन नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी ऐसे अंश या हित निक्षेप का हकदार नहीं होगा। ऐसे अंश या हित या निक्षेप के संबंध में कोई दावा नहीं करेगा। मतलब यदि अगर आपका कोई भी चीज़ दिवाला हो जाता है तो फिर इसके आप कुर्की के उसमें आप अपना जो अंश है उसको क्लेम नहीं कर सकते। ये चीज़ बोल रहा है। ठीक, ये यहाँ पे समाप्त हुआ। यहाँ पे यही चीज़ बोल रहा है कि जो धारा 20 में सदस्य के हित या हित मूल्य को निर्धारित करने की विधि क्या है। जहाँ संस्था के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाए तो संस्था की पूंजी में उसके हिस्से या हित के मूल्य की धनराशि उसे या उसके नामांकित व्यक्ति, उत्तराधिकारी या वैध प्रतिनिधि को निम्न रीति से दिया जाएगा। पहला, असीमित दायित्व की संस्था होने की दशा में यह संस्था द्वारा ऐसे हिस्से या हित के संबंध में प्राप्त की गई वास्तविक रकम होगी। ठीक है ना, जिसके पास दायित्व असीमित है वो। और दूसरा, सीमित दायित्व का अगर कोई संस्था होगा तो वो क्या करेगा कि समाप्ति से पूर्ववर्ती अंतिम ऑडिट की गई बैलेंस शीट में बनाई गई संस्था की आर्थिक स्थिति के आधार पर वो संस्थान उसको पेमेंट करेगा। ठीक है ना, परंतु यह कि इस प्रकार की निश्चित की गई रकम संस्था द्वारा ऐसे हिस्से या हित के संबंध में प्राप्त वास्तविक रकम से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है ना, मान लो आपने 5,000 रुपये दे के संस्था के 5,000 रुपये दे के संस्था का वो किया है, सदस्यता लिया है, और आप निकालते समय 20,000 रुपये क्लेम करोगे तो नहीं होगा। मैक्सिमम आप लोगों को अगर संस्था को कुछ हो जाता है
तो सीमित दायित्व वाली संस्था है, तो अगर संस्था को कुछ हो जाता है तो उस केस में आपको 5,000 आपको मैक्सिमम निकल जाएगा। आपका कोई पैसा एक्स्ट्रा देने का उनका बातचीत नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे है। पुस्तक देखने का अधिकार सारे सदस्यों को होगा। यहाँ पे भी रजिस्ट्रार में रखे जो दस्तावेज है उनका निरीक्षण आप कुछ मूल्य देकर कर सकते हैं। यहाँ पे मूल्यों के बारे में चर्चा नहीं की गई है ना, तो ये जो मूल्य हैं इसको आप लोग आगे इसमें पढ़ लेंगे, मैं भी बता दूंगा, ठीक है। ऐसे सदस्यों के दिन में फीस संदाय करके ये फलाने का सब चीज़ इसमें लिख दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें सारा चीज़ यहाँ पे है कि केवल और केवल जो सदस्य हैं वो सारे के सारे जो दस्तावेज हैं जो अपनी सोसाइटी से संबंधित हैं उसको देख सकते हैं। उसके लिए क्या क्या रकम है वो आप लोगों को जो सहकारिता अधिनियम 1962 है उसके अधीन देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रजिस्ट्रीकरण के लिए जो आवेदन है वो 5 रुपये का होगा। रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र आपको चाहिए तो आपको 5 रुपये देना पड़ेगा। सोसाइटी की उपविधियाँ आप लोगों को देखनी है तो 15 रुपये देना पड़ेगा। सोसाइटी की उपविधियों में जो संशोधन हुआ है उसको देखने के लिए आप लोगों को 1 रुपये का प्रति फोलियो देना पड़ेगा, ठीक है ना। किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण अगर रद्द हुआ है तो उसको आप लोगों को 1 रुपये देना पड़ेगा। वार्षिक स्थिति का विवरण पत्रक देखना है तो 1 रुपये देना पड़ेगा। धारा 53 के अधीन किसी समिति के अधिक्रमण के आदेश को देखना है तो आपको 1 रुपये देना पड़ेगा। ये सारा आप लोगों को डिटेल कर दिया है कि क्या क्या चीज़ के लिए आप लोगों को पैसा देना पड़ेगा। ये PDF आप लोगों को हूबहू मिल जाएगा जैसा का तैसा, है ना। ये आप लोगों को अंश धारण के से संबंधित जो सोसाइटी में जो भी फीस लगती है ये फीस दे के आप अपना जो भी काम करते हैं वो सारा चीज़ आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। हर एक डॉक्यूमेंट उसके बारे में यहाँ पे किया गया है। भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की संपदा का दायित्व, अब दायित्व की बात कर रहे हैं कि उसका दायित्व क्या, उसके संपदा का दायित्व क्या होगा, मतलब उसके एसेट्स का जो वो है लाइबिलिटी है जो वो कैसे क्रिएट हो रही है उसको देखते हैं। उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए सोसाइटी के उन ऋणों के लिए जो कि किसी भूतपूर्व सदस्य के मामले में उस तारीख के हो कि वह सदस्य न रह गया हो, तो किसी मृत सदस्य के मामले में उसकी मृत्यु की तारीख को क्या होगा कि किसी सोसाइटी के किसी भूतपूर्व सदस्य अथवा किसी सोसाइटी के मृत सदस्य की संपदा का दायित्व ऐसी तारीख से 2 वर्ष की कालावधि तक बना रहेगा, ठीक है ना। उसकी लायबिलिटीज 2 वर्ष की कालावधि तक बनी रहेगी। अगर कोई व्यक्ति मर गया है और तो उसका जो लायबिलिटीज़ है संस्था से जो उसने ऋण लिया है वो 2 वर्ष तक बना रहेगा। दूसरा इसका अधिनियम क्या बोलता है कि इन ऋणों को लेने का कंसेप्ट क्या होगा। किसी सोसाइटी का परिसमापन किया जाने का आदेश किया जाए, वहाँ किसी भूतपूर्व सदस्य का जो कि परिसमापन के आदेश की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती सदस्य न रह गया हो, या किसी मृत सदस्य की जो कि परिसमापन के आदेश की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती 2 वर्ष के भीतर मर गया हो, संपदा का दायित्व तब तक बना रहेगा जब तक कि समापन की कुल कार्यवाही पूर्ण न हो जाए। तो ये क्या है कि ऋण जब तक बना रहेगा जब तक कि आप उसको कार्यवाही को पूर्ण नहीं कर लेते, ठीक। किंतु ऐसा दायित्व उन ऋणों तक ही विस्तारित होगा जो कि उस तारीख को की गई हो कि वह यथास्थिति सदस्य न रह गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो, ठीक है ना। ये ऋण आपको तभी वो करना है जब ये ऋण का आपको कंटिन्यू तभी होगा जब आप लोगों को जो व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई है वो चीज़ वो ना रह गया हो, ठीक है ना। तीसरा अंतिम जो इसका अधिनियम है वो बोलता है कि जो सदस्यों का दिवाला है वो क्या है, तो प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 में अंतर्दिष्ट किसी बात के होते हुए किसी सोसाइटी के किसी सदस्य के विरुद्ध दिवाला अगर चलाया जा रहा है तो उनके शोधियों को जो कि सरकार को देय होगा पूर्विकता प्राप्त होगी। मतलब अगर कोई दिवाला हो जा रहा है, कोई सोसाइटी का सदस्य अगर सदस्य रहते हुए दिवाला हो जा रहा है तो पहले सरकार का जो पैसा लगा है सोसाइटी में वो पैसा सोसाइटी को निकलेगा, उसके बाद उसको जो पैसा बच रहा है सोसाइटी के अंदर वो पैसा उसको मिलेगा, ठीक है। ये वाला चीज़ यहाँ पे समाप्त होता है। आज का ये टॉपिक यहीं तक था। कल के टॉपिक में हम फिर से एक नया अध्याय पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।